हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी खुश होंगे, बिल्कुल भी मुस्कुरा रहे होंगे, बिंदास होंगे ना। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में वाइब्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। और वाइब्रेशन में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और अब हम लोग जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फ्री वाइब्रेशन या जिसे हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग उसका कंसेप्चुअल पार्ट समझेंगे, फिर हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के तहत जो है उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम आपको काफी कॉमनली एग्जाम में पूछेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, राइट। तो हम लोग उसको भी समझेंगे और फिर लास्ट में आपको मैं कुछ स्प्रिंग मास सिस्टम पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, जिसे आप लोग सॉल्व करके अपने आंसर्स को आप चेक कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं कितना नहीं समझे हैं, राइट। चलिए तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वाइब्रेशन में मैंने आपको बताया था कि एक वाइब्रेशन सिस्टम में होने के लिए आपको चार चीजें की जरूरत होती है ना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, हमारा फ्रिक्शन और फिर लास्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि पीरियोडिक इन नेचर होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें मिला के एक वाइब्रेशन सिस्टम बनती है, लेकिन मैंने उसमें सबसे सिंपल बताया था फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन, जिसमें ना ही फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है और ना ही आपको वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो सबसे पहले समझना है हमारा फ्री वाइब्रेशन क्या है। तो फ्री वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें कोई भी फ्रिक्शन, राइट, हमारा प्रेजेंट नहीं रहेगा, राइट। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है बट इट विल नॉट डिस्टर्ब द मोशन, वो मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहां पे फ्रिक्शन कहने का मतलब है मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी हमारा यहाँ पे जीरो रहेगा। और अगर इसको समझे ना तो इसके अलावे जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स था FUN, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो जीरो ना। ये दो कंडीशंस हमारे अगर वैलिड हैं तो वो फ्री वाइब्रेशन होगा। मैंने बताया था फ्री वाइब्रेशन में ना कि अगर लेट सपोज दिस इज आवर स्प्रिंग मास सिस्टम, मैंने बताया था कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको हम इनिशियली अगर डिस्प्लेस करें, मान लेते हैं यहां आ गया, ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली वर्टिकल डायरेक्शन में ये टू एंड फ्रो मोशन रिपीट कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेशन को परफॉर्म कर रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली करता ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ये कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। चलिए, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ना। आज हम लोग इस फ्री वाइब्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ इसके सॉल्यूशंस पे भी चर्चा करेंगे और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे ना। तो आज मैं आपको एक टिप भी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से बनाएंगे, राइट। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग ना बहुत सारे सिचुएशंस को समझेंगे और उसके बाद फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। तो लेट्स सी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ओके, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि ये हमारा फिक्स सरफेस है, ये एक स्प्रिंग है और ये उससे लगा हुआ एक मास M, ठीक है। ओके, बहुत सारे बुक में जो है स्प्रिंग कांस्टेंट को S से भी सूचित करते हैं, बहुत जगह K से भी सूचित करते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, हम लोग S या K किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। F बराबर KX भी आप पढ़ेंगे, F बराबर SX भी पढ़ेंगे, राइट। तो यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो चलिए, अभी इस डिस्कशन में मैं सब जगह S को लेके फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अभी S को ले रहे हैं, ठीक है। कि आप इच्छा है आप के भी ले सकते हो, यह हो सकता है बहुत क्वेश्चन में भी के मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए, तो यहां पे हमारा ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, क्या है? S। चलिए, ठीक है, ओके।
अब यहां पे हमको समझना है कि लेट सपोज अगर ये मेरा स्प्रिंग सिस्टम है, तो पहला व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ना, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस सिस्टम की निकालनी होती है। ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये क्लियर है ना। इसका क्या हमारा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा इन रेडियन पर सेकेंड, क्या टाइम पीरियड होगा इन सेकेंड, और क्या हमारा फ्रीक्वेंसी होगा या नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ना। ये सारी चीजें निकालना है। दिस इज आवर पर्पस, यही हमको समझना है। मैं बहुत ही क्लियरली आपको टू द पॉइंट बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग इस तरह की सिचुएशन को टैकल करेंगे। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक से शुरू करेंगे ना। इस लेक्चर में मैं आपको स्प्रिंग मास सिस्टम के सबसे बेसिक से और टॉप लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, और इस जर्नी में आप देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते जाएंगे। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी जगह पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है ना। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आप एग्री करेंगे कि क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं होते हैं अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल केस लेके चलते हैं ना। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां हमारे पास एक सिंपल स्प्रिंग है, इट हैज सम लेंथ L। ठीक है, चलिए तो यहां पे ये मान लेते हैं ये इसका पोजीशन है A डैश। ठीक है, दैट इज द केस 1 ना। अभी ये हमारा फर्स्ट केस है, आप ध्यान से देखेंगे ना। स्प्रिंग कांस्टेंट S ना। अब क्या कर रहा हूं मैं कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम में, ठीक है, ये हमारा रिफरेंस लाइन है, समझना है A डैश इज ए रिफरेंस लाइन, ये नेचुरली स्प्रिंग हमारा है। अब हम लोग इसमें एक क्या कर रहे हैं ना, अभी ये इक्विलिब्रियम में है ना। अब इसमें मैं एक मास को अटैच कर दे रहा हूं। राइट, सेम प्रॉब्लम आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसमें एक मास अटैच कर देंगे तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग कुछ ना कुछ स्ट्रेच होगा। ध्यान से देखिए, अब अगर जैसे ही मास इस पे अटैच करेंगे तो ये कुछ इलोंगेट होगा। क्लियर है, और एक इलोंगेट होने के बाद क्योंकि इसमें फोर्स क्या लग रहा है, इस पे अब फोर्स एक्ट करने लगा, mg डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स ना। चलिए, ये इस वेट के वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट होगा। ठीक है ना, और कुछ डिस्प्लेस करेगा। चलिए, तो ये अगर इसका मैं मीन पोजीशन ले लूं तो आई एज्यूम दिस इज योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट, और बहुत सारे बुक में इसे हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, ध्यान समझना है। दैट इज नोन एज स्टैटिक डिफ्लेक्शन। स्टैटिक डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, पहले भी स्टैटिक कंडीशन में था, अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। राइट, तो ये अभी हमारा क्या हो गया, अभी इसको अगर हम लोग ध्यान से समझे ना तो इसको हम लोग ले लेते हैं B dash। right, now this x1 is your initial elongation of spring, you can say, right, या आप बोल सकते हैं उसको static deflection of spring। ठीक है, अभी ये हमारा अब फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, यही क्वेश्चन है, यही सिचुएशन है। नाउ अब मैं इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूं कि चूंकि हमको इसमें एसएचएम परफॉर्म करना है, राइट, तो अगर हमको इसमें एसएचएम परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। राइट, इसको डिस्टर्ब करेंगे, कुछ इनिशियल फोर्स या इनिशियल डिस्प्लेस करेंगे, देन आई विल लीव। तो आफ्टर रिलीजिंग तब देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, अभी ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, अभी मैं इसको डिस्टर्ब लेट सपोज x से कर दूं, ये स्प्रिंग कुछ हमारा लेट सपोज मास आप इमेजिन करेंगे तो ये यहां जाएगा। अब यहां से इसको अब रिलीज कर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व द वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेट करेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि वाइब्रेशन तो अब स्टार्ट हुआ, अब ये वाइब्रेट करेगा, करते रहेगा, और ये कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा। तो याद रखना है नेचुरल वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन हम तभी हम ऑब्जर्व करेंगे जब सिस्टम को कुछ इनिशियल फोर्स या डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ देंगे, लीव कर देंगे ना, डिस्टर्ब करके उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रह गया तो फ्री वाइब्रेशन, फिर ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते होते इसका एम्पलीट्यूड घटते घटते 0 हो गया, फिर ये इसी स्थिति में आ गया तो डैम्प्ड वाइब्रेशन। राइट, और एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करवा रहे हैं तो वो फिर फोर्स वाइब्रेशन हो जाए। आई होप आपका क्लियर होगा। चलिए, अब इसी सिचुएशन में हम लोग थर्ड केस क्या देख रहे हैं। अच्छा, यहां पे चूंकि ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होता है, अगर आप समझेंगे इस चीज को ना, इसको मैं लिख रहा हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, जो भी नेट फोर्स है वो बराबर होना चाहिए आपका। तो चूंकि ये रेस्ट में है तो आई कैन से दैट ना, यहां पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, ठीक है। एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ बाय एक्स नॉट ना, तो डेफिनेटली ऊपर की ओर लगेगा। हमेशा इसका पोजीशन स्प्रिंग फोर्स F बराबर माइनस के एक्स, आप पढ़े होंगे ना, हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है, हमेशा ये इसके उल्टा, ये इसको बैलेंस कर देगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर स्प्रिंग फोर्स Fs दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय वेट ना, और इस Fx को क्या लिख सकते हैं, इस Fx को लिख सकते हैं S दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू द डिस्प्लेसमेंट x नॉट, या इसको S इंटू डेल्टा भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू mg। क्लियर है? ये हमारा अभी क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, राइट। चलिए यहां से एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, S बाय m रेशियो इज इक्वल्स टू g बाय डेल्टा। आगे चल के हम लोग इसको यूज करेंगे, इसलिए माय डियर स्टूडेंट इसको काफी ध्यान से लिखिएगा। S बाय m ना, दैट स्प्रिंग कांस्टेंट बाय मास दैट मस्ट बी इक्वल्स टू g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय डेल्टा। आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। चलिए तो ये हमारा अभी बैलेंस्ड है, ओके। नाउ अब चूंकि अभी तक तो ये इक्विलिब्रियम में था, बट ये वाइब्रेशन तो अभी कर नहीं रहा, लेकिन हमको तो नेचुरल वाइब्रेशन समझना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो नाउ इस सिचुएशन को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सिचुएशन को हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बस रिजल्ट्स आप लोग याद रखेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे, राइट। तो अब मैं यही सिस्टम आपको यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये कुछ थोड़ा और नीचे आ जाएगा, दिस इज योर m, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। इनिशियली हमने कुछ डिस्टर्ब, अब इसको डिस्प्लेसमेंट किया x, ठीक है। दिस इज आवर, इसको डॉट डॉट से हम लोग, दिस इज आवर मीन पोजीशन, समझना है। इसको थोड़ी छोटी बना देते हैं हम लोग स्प्रिंग को, ठीक है, ओके। ये हमारा है मीन पोजीशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये देखेंगे, गौर से देखेंगे कि अब ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, राइट। अब ये कंटिन्यूअसली क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम, जिसका हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स। तो अब कुछ ये यहां होगा और कंटिन्यूअसली इस दिशा में अबाउट दिस मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारा लेट्स सपोज दिस इज सी डैश, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब आपका नेचुरल वाइब्रेशन आ गया, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, नेचुरल वाइब्रेशन आ गया। आई होप क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिए, हमने अभी तक क्या किया, सिंपल पहले स्प्रिंग लिया, ये ए डैश, अब हमने उसमें वेट लगाया, तो वेट लगाया तो कुछ स्ट्रेच होगा, ये बैलेंस हो गया, अपना इक्विलिब्रियम में आ गया। नाउ अब हमने इस मास को फिर डिस्टर्ब किया, सम डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्टर्ब करके खींच के छोड़ दिया। अब ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है, राइट। तो ये हमारा नेचुरल वाइब्रेशन है। तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन, राइट। अब इस कंडीशन में अगर हम इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां कौन कौन सा फोर्स लगेगा, आप गौर से देखेंगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहां आपका वेट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कुछ हमारा यहां इनिशियल डिफ्लेक्शन था, प्लस कुछ एक्स किया। तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ इनिशियल कंडीशन से, ध्यान से समझेंगे। स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, एक्स नॉट प्लस एक्स, आई कैन से दैट टोटल स्ट्रेच, ठीक है, ओके। अब इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहां पे फोर्स एनालिसिस करने वाला हूं और यहीं से हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लाएंगे, राइट। तो ये हमारा सिचुएशन है। अब अगर मैं इस एम मास को, ठीक है, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम है। मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो अगर हमारा मोशन किधर होगा, समझना है, इधर से हमने डिस्टर्ब कैसे किया, राइट। तो हमारा मोशन कैसा हुआ, इस दिशा में, यहां से यहां आ पाए, उसके बाद ना वाइब्रेशन शुरू हुआ। योर इनिशियल डिस्टर्बेंसेस इज डाउनवर्ड,
ठीक है, समझना है, मोशन हमारा नीचे हो रहा है, राइट। तो डिस्प्लेस एक्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा उल्टा, एफ बराबर माइनस के एक्स, हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तो डेफिनेटली स्प्रिंग फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की ओर, राइट। तो डेफिनेटली तो यहां पे आप देखेंगे तो mg आपका लग रहा है, ठीक है, और यहां पे हमारा टोटल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है S इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, हमारा स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, एक्स नॉट हुआ ड्यू टू वेट, और एक्स फिर हमने डिस्टर्ब किया, टोटल स्ट्रेच हुआ, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को आप ध्यान से देखें ना, तो इस फोर्स को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे, एस एक्स नॉट प्लस ध्यान से देखेंगे, ये दोनों हमारा स्प्रिंग फोर्स है जो ऊपर लग रहा था, और मैंने आपको बताया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना वेट किसके बराबर है, हमेशा ये जो था वेट, और ये हमेशा मेरा क्या था, ऑटोमेटिक बैलेंस था। तो अगर वो बैलेंस है, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम को अगर सिंपल बनाना है, तो कैन आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम इज लाइक दिस। नाउ ओनली वन फोर्स दैट इज एक्टिंग k इंटू एक्स, क्लियर है। तो अब ये देखिए, ये सिंपल, ये सिचुएशन कितना सिंपल हो गया, राइट। ये फ्री बॉडी डायग्राम कितना सिंपल हो गया, राइट। और हमको इसी को समझना है, हर वक्त हम यही ड्रॉ करेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम था इसीलिए आपको इतना डिटेल में बताया। ये हमेशा बैलेंस रहता है, ये स्प्रिंग को मैं हॉरिजेंटल कर दूं, वर्टिकल कर दूं, इंक्लाइन कर दूं, इन एवरी सिचुएशन इनिशियल डिफ्लेक्शन विल बी बैलेंस बाय द वेट ना। तो ओरिएंटेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा स्प्रिंग मास सिस्टम का, राइट। उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये फोर्स बचा, एक ही फोर्स सिस्टम में दिख रहा है तीन, लेकिन चूंकि ये दोनों बैलेंस है, तो इसको हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो दिस विल बी आवर इक्विवेलेंट सिस्टम, राइट। अच्छा, मूवमेंट किधर हो रहा है, मोशन किधर, और आप जान रहे हो कि आपका मोशन जो है वो नीचे हो रहा है, राइट। तो व्हाट इज सॉरी व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, या यहां पे आप डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, मैंने मैकेनिक्स में आपको बताया होगा, राइट। एक्सटर्नल फोर्स सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स दैट मस्ट बी जीरो। इनर्शिया फोर्स हमेशा मोशन के विपरीत दिशा में लगता है। तो दोनों मेथड से देखेंगे सेम इक्वेशन आएगा, कैसे, चलिए। तो अब ये हमारा सिस्टम हो गया। तो यहां से अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, ध्यान से गौर से देखेंगे, यहां मैं इसका अगर इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दैट स्प्रिंग फोर्स। अब चूंकि ये नीचे जा रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स तो माइनस हो गया, आई कैन राइट, नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कैन आई राइट 0 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखना है, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, ध्यान से देखना है, नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप इसे नहीं भी लिख सकते, मैंने समझाने के लिए आपको लगाया, जैसे इधर अगर mg रहता तो लिखते, बट चूंकि ये बैलेंस है तो हमारा सिस्टम जो है सिंपली नॉट kx, ये sx हमारा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, मोशन इधर है, ये अपोजिट है, डेफिनेटली विल बी माइनस। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा इक्वेशन, चलिए हम लोग इसको उधर कर दें, यहां से हमारा निकल जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर, सॉरी सिंपली प्लस s इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन, राइट। अच्छा, यहां से अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें, तो कैन आई राइट दिस एक्सेलरेशन, यहां ध्यान से देखेंगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन मास कांस्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो बता दीजिए क्या एसएचएम होगा, बिल्कुल होगा। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यही तो एसएचएम है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आपको निकल गया ना, चलिए इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन कैन बी रिटेन एज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट mx डॉट प्लस s इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहां पे समझना है x डबल डॉट प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 0, मास से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन।
चलिए समझ में आ गया कैसे ये हुआ, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज एक्स डबल डॉट प्लस एस बाई एम x is equals to 0 and this s by m ना रेशियो is nothing but the angular frequency। तो इसी इक्वेशन को फिर हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ध्यान से देखेंगे। चलिए इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है x डबल डॉट ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन पता है तो डायरेक्टली जो है ध्यान रखना, अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो दिस ये x का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दैट कैन बी रिटन एज सिंपली s बाई एम रेडियन पर सेकेंड। और अगर आपको ये पता चल गया है तो कैन यू फाइंड आउट टाइम पीरियड? बिल्कुल ना, टाइम पीरियड क्या होता है? चलिए हमने बताया था दैट ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय टी, यस। तो टी ऑल्सो 2 पाई बाय ओमेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई रूट अंडर एम बाई एस। टी हो गया इन सेकेंड। अगर इसी का फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछ दे तो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 1 बाई टी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो सिंपली 2 पाई एफ भी, जो आपको ठीक लगे। सॉरी, हाँ, दिस कैन बी फ्रीक्वेंसी। एक ये फॉर्मूला है ना, हमने ये भी बताया है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज ना, ओमेगा को आप लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो यहां से भी एफ लिखा जा सकता है, एफ विल बी ओमेगा बाय 2 पाई ना, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 पाई रूट अंडर एस बाई एम। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं। इसमें से एक ही चीज निकालना है। आप अगर ओमेगा एन निकाल लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप बाकी दो डिपेंडेंट चीज है वो सारी निकाल सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए है, आपको जो भी पूछे आप उसको कर लेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसको समझना। चलिए, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था ना, लास्ट असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि हमारे पास है एक्स डॉट प्लस 36 पाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आवर क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस असाइनमेंट। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने जान के दिया था ना, ताकि जो लोग बना सके, ठीक है, और जो बचे हुए स्टूडेंट है वो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो उसी के आधार पे अगर इसको मैं कर दूं तो सिंपली ना, चूंकि यहां देख रहे हैं कोफिशिएंट 1 है, तो आई कैन से दैट दिस होल टर्म विल बिलोंग्स टू ओमेगा एन, राइट। तो ओमेगा एन विल बी 36 पाई स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? आई कैन राइट 6 पाई। व्हाट इज यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। बट आपको ऑप्शन में जो था वो हर्ट्ज में था, दैट मीन्स वो आपसे एफ पूछ रहा है। एफ ना, एफ का यूनिट होता है हर्ट्ज। एफ का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा बाय 2 पाई ना। ओमेगा कितना है? 6 पाई बाय 2 पाई, दैट इज विल बी 3। आप देखेंगे इसका आंसर होगा 3 हर्ट्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज यूनिवर्सल क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, राइट। ये मैंने आपको एक तरीका बताया स्प्रिंग मास सिस्टम में, राइट। इससे यहां पे आप आसानी से समझ सकते हैं, राइट। इसमें एक चीज और है जो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूं ना, चूंकि मैथमेटिक्स ही अभी चल रहा है, तो आप देखेंगे ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैंने आपको लिखा था mx डॉट प्लस s इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0, या जिसे आपने ऐसे लिखा था x डबल डॉट प्लस s बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए, इसको और थोड़ा डरावने तरीके से लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, राइट। अब जब आप इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां से अगर इसको, सॉरी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहां से वेरिएबल क्या है? x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम निकलता है ना, और जो हमने साइनोसोडल कर्व पढ़ा था वो r साइन दैट इज ओमेगा n इंटू टी प्लस 5,
तो ये हमारा निकलता है आफ्टर सॉल्विंग दिस ना, आफ्टर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है निकल जाएगा a sin ओमेगा t के फॉर्मेट में, जहां पे r क्या है, r को मैंने बताया था दैट इज नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर वाइब्रेशन। ये साइन जो है वो बता रहा है कि साइनोसोडल कर्व है, अपने आप में ये SHM का प्रमाण है। ओमेगा n दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच वैल्यू इज रूट अंडर s/m, t हो गया टाइम और फाई हो गया इनिशियल फेज। ये आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखना है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसी को जब सॉल्व करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन फॉर्म में आता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर सकते हैं ना। ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ फ्री वाइब्रेशन सिस्टम का। अब हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सप्लोर करेंगे ना, और इसमें बहुत सारी चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम में कैसे होता है। तो इसको पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे, फिर और उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते चलेंगे। लेट्स सी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या जरूरत है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ने की। तो मैंने अभी तक आपको सिंपल सिचुएशन बताया, राइट, जिसमें कि एक स्प्रिंग है, एक मास है। लेट्स सपोज अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो, कैसे, देखिए इस तरह से। अगर मान लेता हूं कि मेरे पास कुछ सिस्टम ऐसा है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, एक मास है, फिर एक स्प्रिंग है, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाए। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है ना, एक स्प्रिंग है, राइट, और यहां से हमारा कोई मास लगा हुआ है ना, तो यहां पे हम लोग देखेंगे। तो जब हम इस तरह से, या यहां पे एक और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो मोर देन वन स्प्रिंग आ जाएगा। तो अब इस सिस्टम को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो आपको मैंने एक चीज बताया है कि सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम का कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट अंडर s/m ना। तो अगर इस स्प्रिंग सिस्टम का किसी तरह से आप अगर इक्विवेलेंट निकाल लें तो डायरेक्टली इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है। इस तीनों रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, ठीक है। तो वहां से आप इस पे कर लीजिएगा, राइट। तो ये हमारा जो है वहां से कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो ये हमारा था कि क्यों हम लोग पढ़ते हैं। अब अगर ये समझ लिया कि क्यों पढ़ते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सारे सवालों के आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग स्प्रिंग को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। आवर फर्स्ट way of combination is series and another one is your parallel combination। चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत इजी ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग ध्यान रखेंगे जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, जिसे हम लोग लोड बोलते हैं, या यहां पे वो स्प्रिंग फोर्स होगा, वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, साथ में, और इसमें डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। डिफ्लेक्शन कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन विल बी डिफरेंट ना, हर एक स्प्रिंग का अलग अलग होगा। ये हमारा फंडा है सीरीज का। और पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। यहां पे लोड विल बी डिफरेंट स्प्रिंग फोर्स और डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम होगा इन ईच स्प्रिंग। अगर डिफ्लेक्शन सेम है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना, और यहां पे सीरीज अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो वहां पे हमारा लोड जो है वो इक्वल होगा और डिफ्लेक्शन हमारा डिफरेंट होगा, राइट। तो यहां पे अगर डिफ्लेक्शन अलग है तो अगर हम टोटल डिफ्लेक्शन निकालेंगे दैट विल बी द क्यूमुलेटिव Δ1 प्लस Δ2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और यहां पे अगर हम निकालना चाहे तो डिफ्लेक्शन तो सेम है लेकिन यहां लोड अलग है, तो टोटल your load या total spring force that must be equals to summation of all spring forces। इसका मतलब यहां समझना है कि इसमें spring force will be cumulative,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एकदम याद रखना होगा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको इसको मैं बता रहा हूं, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझेंगे, ध्यान रखना डिफ्लेक्शन अलग अलग है। कैसे समझेंगे देखिए, वन बाय वन हम लोग पहले सीरीज को समझेंगे, फिर पैरेलल को, और तब देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के सिमिलर है या जस्ट उसका अपोजिट है। तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन हमें जरूर मिलेगा, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक बहुत ही कॉमन सेटअप है हमारे पास, मान लेते हैं दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है। अब हमारा यहां पे और यहां पे हमारा मास है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सिस्टम का हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं ओमेगा, यहां से आप T और F दोनों निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, तो अगर इसे इक्विवेलेंट में इस दो स्प्रिंग की जगह हम इसको अगर एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दें कुछ इस तरीके से, S इक्विवेलेंट में, तो कैन आई राइट ओमेगा n विल बी नाउ इट इज कम सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम, तो S इक्विवेलेंट बाय m। तो आपको फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट। तो देखिए सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, राइट। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में समझना है, तो पहले आप इसको देखो क्या ये सीरीज में है या नहीं, इसकी पहचान तो पहले कर लो। तो अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा लेट सपोज डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा इसको डिस्प्लेस कराया, तो क्या इसमें भी डेल्टा होगा, क्या इसमें भी डेल्टा होगा, सोच के बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जरूर दोनों में सेम होगा, ठीक है। यहां पे स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, आई कैन राइट Fs1 बराबर Fs2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफ्लेक्शन इज नॉट सेम, इसका जो डिफ्लेक्शन लेट सपोज डेल्टा 2 लेते हैं, ये अलग अलग लेंगे क्योंकि यहां पे S1 अलग है ना। तो ध्यान रखना है यहां पे फोर्स हमारा अलग है, सॉरी फोर्स सेम है, डिफ्लेक्शन अलग अलग है। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन अलग अलग है, तो यहां पे अगर टोटल डिफ्लेक्शन में लिखना चाहूं तो टोटल डिफ्लेक्शन जो इस मास का होगा दैट विल बी नथिंग बट द क्यूमुलेटिव ऑफ दीज टू, डेल्टा 1 डेल्टा 2। चलिए पुट कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना F बाय S इक्विवेलेंट ना, यहां से लिखा जा सकता है ना। आप जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है स्प्रिंग का, कैन आई राइट F बराबर S इंटू डेल्टा, तो यहां से लिखा जा सकता है डेल्टा बराबर F दिस, यहां से आ जाएगा F बराबर S1 प्लस F S1 S2 बाय S2। ये स्प्रिंग फोर्स बराबर है, तो ये सारे फोर्स कट जाएंगे, यहां से आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मिलेगा फॉर्मूला 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2। तो समझना है कि आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस में जैसे आप उल्टा लेते हैं ना, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस में लेते हैं वो सीरीज में हमारा स्प्रिंग में होता है, तो स्प्रिंग में हमेशा उल्टा चलेगा। तो आई होप आप गेस कर सकते हैं, जो जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस में होता है वैसा पैरेलल में हमारा स्प्रिंग में होगा। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। अच्छा, दो से अधिक है तो ऐसे ही ये एंड सो ऑन होता जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहां से अगर हम एस इक्विवेलेंट निकालूं, मैं अभी दो ही सिस्टम ले रहा हूं, डेफिनेटली ये एस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। कैन आई राइट S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक लाइन में आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर S इक्विवेलेंट बाय M। व्हाट इज S इक्विवेलेंट, सिंपली S1 S2 S1 प्लस S2 इंटू मास M। अब यहां से निकल गया 1/2 पाई कर देंगे, दैट विल बी योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ना। अगर यहां पे आप ना टाइम पीरियड भी उसको उल्टा कर देंगे, 1/f कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से चलिए हमारा क्या कंक्लूजन निकला, इस बात को ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ना हम जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते थे उस तरह से हमारा होगा, राइट ना। चलिए अब इसी में अगर सोचिए कि S1 बराबर अगर S2 हो जाए तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही रहेगा, ध्यान से समझना होगा ना। क्या अगर S1 S2 हमारा हो जाए तो ये सीरीज में रहेगा। चलिए ये आपके लिए है, आप इस पे विचार करिए, इसको हम लोग फिर अपकमिंग क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलिए ये सीरीज हो गया। सिमिलरली अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो स्टैंडर्ड सेटअप है मैं बता दे रहा हूं। ये तो सीरीज में आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल भी आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे ना जाएं, कई बार दिखता सीरीज है, होता पैरेलल है, दिखेगा पैरेलल, होगा सीरीज है। अब जैसे ध्यान से देखिए, ये आपको दिखेगा कि ये पैरेलल है,
राइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये मास m है, ये हमारा S1 है और ये S2 है। ये मास दोनों स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो कॉमनली आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करता हूं, सी अगर ये मास मेरा डिस्प्लेस होगा, ये मास तभी आएगा जब ये दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और उतना ही स्ट्रेच होगा जितना कि हमारा, ठीक है, जितना कि हमारा पहला स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग होगा। तो यहां पे Δ2 और Δ1 दोनों जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। समझना है, Δ1 बराबर Δ2। तो दोनों स्प्रिंग में यहां पे क्या दिखा हमको, सेम डिफ्लेक्शन मिला, सेम डिस्प्लेसमेंट मिला, राइट। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स इसके अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे ना। यहां पे स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, Fs1 विल बी S1 Δ1 और Fs2 विल बी क्या होगा, S2 Δ2। चूंकि S1 और S2 अलग अलग है, डेफिनेटली ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ध्यान से समझना, यही हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे मैं टोटल फोर्स लिख सकता हूं, व्हाट इज टोटल स्प्रिंग फोर्स, जो पहले का होगा प्लस दूसरे का, दोनों को ऐड कर देंगे, राइट, ऐड करेंगे। इसको लिख सकते हैं S इंटू डेल्टा, जितना ये बेचारा डिस्प्लेस किया ना, यहां पे लिखेंगे S1 इंटू डेल्टा प्लस S2 इंटू डेल्टा, क्योंकि ये जितना डिस्प्लेस किया उतना ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा, सेम अमाउंट पे ये भी स्ट्रेच होगा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से आप क्या देखोगे, S इक्विवेलेंट क्या निकला, S1 इंटू S2। समझना है, S1 इंटू S2। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा क्या हो जाएगा ना, रूट अंडर S इक्विवेलेंट बाई M। और व्हाट इज S इक्विवेलेंट, S1 प्लस S2 बाई M, रूट अंडर निकाल लीजिए, राइट। ये तो चलिए बहुत आसान था, आप कर लेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो लगेगा सीरीज बट है पैरेलल। ध्यान से समझना है ना। चलिए, तो हम लोग एक और इसी में सेम केस डिस्कस करते हैं। आई होप आपको सीरीज पैरेलल समझ में आया होगा। चलिए, इस पर भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब अगर देखेंगे, एक और मैं सेटअप आपको दे रहा हूं, जरा इस पे आप लोग गौर फरमाएं। ये हमारा स्प्रिंग है, ये बीच में कहीं मास है, ठीक है, और ये फिर स्प्रिंग है। चलिए, ये सेटअप ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, या इसी को सेटअप को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, यहां भी हमारा एक स्प्रिंग आ जाएगा। नाउ इट इज फिक्स्ड। नाउ दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज मास, अगेन दिस इज S1, दिस इज S2। चलिए, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। मैंने बताया स्प्रिंग मास सिस्टम में ओरिएंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वर्टिकल लो, इंक्लाइन लो, हॉरिजेंटल लो, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम आती है, ठीक है। चलिए, तो अगर इस सिचुएशन में हम जरा गौर से देखेंगे, ये सीरीज है कि पैरेलल, तो ये देखेंगे आप लोग कि ये सीरीज जैसा दिख रहा है, एक साथ जुड़ा हुआ है, बट ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सीरीज पैरेलल में चेक करना हो तो आप हमेशा डिस्प्लेस करके उसका डिफ्लेक्शन चेक करो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं x, इस मास को, डेफिनेटली ये स्प्रिंग हमारा स्ट्रेच होगा, और चूंकि ये पार्ट फिक्स है तो ये नीचे आएगा, डेफिनेटली सेम अमाउंट में ये हमारा जो ये डिफ्लेक्शन हुआ वही डिफ्लेक्शन इसमें हुआ। जो सेम अमाउंट x हमारा ये डिस्प्लेस कर रहा है, वही x ये कंप्रेस होगा और ये x इलोंगेट होगा। सिमिलरली यहां भी है, अगर इसको मैं इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये इलोंगेट होगा, ये x कंप्रेस होगा। तो स्प्रिंग अलग अलग है, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है ना, लेकिन डिफ्लेक्शन दोनों में डेल्टा डेल्टा ही है। चलिए, अब जब डिफ्लेक्शन सेम है तो कभी भी ये सीरीज हो सकता है नहीं, ये पैरेलल है। तो क्या इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल का क्या जानते हैं, सिंपली ऐड कर दीजिए S1 प्लस S2। चलिए, तो इस तरह के सिचुएशन का बताइए क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट अंडर S इक्विवेलेंट बाय M। आई होप आप लोग कर लेंगे ना। चलिए, ये हमारा अभी तक का सबसे फंडामेंटल है। मैं थोड़ा सा और लेवल आपका अपग्रेड करता हूं, एडवांस करता हूं, ठीक है, वहां से हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहां पे बताइए सिचुएशन, ये ऐसा है, लेट सपोज मान लेते हैं ये स्प्रिंग एक ऐसा है, ये स्प्रिंग एक ऐसा है, ये स्प्रिंग एक ऐसा है, 3 स्प्रिंग हमारा है, और आगे चल के एक और स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां पे हमारा कहीं मास है ना। मास पे मान लेते हैं ये हमारा रोलर लगा हुआ है सरफेस पे, ये हमारा इस दिशा में
मूव कर सकता है या कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां से मान लेते हैं मीन पोजीशन से यहां से हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये दे दिया S1, ये दे दिया S2, ये दे दिया S3 और ये दे दिया S। ठीक है, चलिए अब बताया कहा कैन यू फाइंड आउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सेटअप। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, कृपया आप लोग ध्यान से सुने, फिर हम लोग इस वीडियो पे जाएंगे। चूंकि ये ऑनलाइन क्लास मोड है और ऑनलाइन क्लास मोड में हम आपसे इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जरूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जब भी मैं आप क्वेश्चन लिखूंगा या मैं आपको कहूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वीडियो को आप उसी समय पॉज कर दें, राइट, उस क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें ना। जब तक आप अपने से पहले प्रयास करें और जब आप खुद से प्रयास करेंगे तभी आप सीखेंगे। मैं कितना भी बता दूंगा आप कभी नहीं सीख पाओगे। उसके बाद फिर आप वीडियो प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखें और तब देखेंगे आप कहां गलती कर रहे हैं और क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तभी आप सीख पाएंगे। तो इस टॉपिक में खास करके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा, आप पॉज कर करके उसको सॉल्व करें और फिर मैं सिमिलर क्वेश्चन असाइनमेंट में भी आपको दूंगा, राइट। चलिए यहां पे अगर गौर से देखें तो ये तो दिख रहा है भैया हमारा कैसा है, ये पैरेलल में तो दिख रहा है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे कैसे पता, मैंने कई बार कहा है, कई बार दिखता है वो सही होता है, कई बार दिखता है वो सही नहीं भी होता है, तो चेक तो जरूर हम लोग करेंगे, राइट। तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस स्प्रिंग को एक्स से डिस्प्लेस करूं, ठीक है, इस स्प्रिंग को एक्स से डिस्प्लेस करूं, क्या ये तीनों जो एक से जुड़े क्या सेम अमाउंट में डिफ्लेक्ट होगा? ठीक है, चलिए अभी इसको भी छोड़ देते हैं, अभी इसको भूल जाते हैं, अभी इसको भूल जाते हैं और सिंपल कर देते हैं समझने। पहले हम लोग सिर्फ इसको फोकस करेंगे। अगर इसमें किसी को स्ट्रेच करूंगा तो ये तीनों जो है हमेशा मेरा कैसा दिखेगा, एक ही तरफ, क्योंकि एक ही स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, जब भी इसको खींचेंगे ये भी उतना ही एलोंगेट होगा। मान लेते हैं ये अगर x1 एलोंगेट हुआ तो ये भी x1 ही होगा और ये भी x1 ही होगा, क्योंकि ये एक साथ जुड़ा हुआ है पैरेलल में, राइट। तो ये तो क्लियर है कि ये तीनों मेरा पैरेलल हो गया, ठीक है। यहां पे अभी कंफ्यूजन हो रहा है, तो चलिए इस केस को और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए तो जैसे ही ये तीन पैरेलल हो गया तो व्हाट इज S इक्विवेलेंट ऑफ दिस, आई कैन राइट S1 प्लस S2 प्लस S3। अब ये इसका हो गया, चलिए और इसके साथ एक और स्प्रिंग इधर S है, ठीक है। अब इधर मास m है, ध्यान से देखिए। चलिए अब आपके लिए शायद आसान हो गया ना, अब तो ये बिल्कुल भी दिख रहा है कि सीरीज में है, इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे, दोनों का डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, तो व्हाट विल बी द ना इक्विवेलेंट ना। तो मान लेते हैं ये हो गया, तो इसका जो हमारा S इक्विवेलेंट को हम लोग S डैश ले लेते हैं, तो व्हाट इज S इक्विवेलेंट ना, तो 1 बटा S इक्विवेलेंट कैन भी लिख सकते हैं, ये दोनों अब हमारे लिए सीरीज में हो गया, तो 1 बटा S डैश प्लस 1 बटा S। तो फाइनली यहां से आपको निकल जाएगा S इक्विवेलेंट बराबर S डैश इंटू S बटा S डैश प्लस S ना, ये S डैश आप तीनों को सम कर लेंगे ना, और यहां से S इक्विवेलेंट निकल गया। चलिए बहुत आसान है, रूट अंडर S इक्विवेलेंट बाय m। तो कई बार फिगर आपको डरावने लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होगा ना, तो यहां पे जो है आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेटअप हो गया, राइट। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में काफी आते हैं, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं। एक और इसमें और इंप्रोवाइजेशन मैं कर सकता हूं, ठीक है, एक और इंप्रोवाइजेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं कि इसी स्प्रिंग मास सिस्टम में मैं कुछ ऐसा कर दूं। देखिए ध्यान से, ये सिंपली हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा एक रड है, मासलेस रड है, ठीक है, ध्यान से समझना है। और यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां एक हमारा सिंपल मास m है, ठीक है। चलिए ये हमारा मासलेस रड है। अभी क्या है कि हम लोग देखेंगे कि मास मेरा कितना डिफ्लेक्ट हुआ। ध्यान रखना है जब भी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो मास पे डिफ्लेक्शन को गौर से देखते हैं, राइट। तो इस केस में अगर ये S है तो सिंपली जो भी डिफ्लेक्शन होगा इस स्प्रिंग के वजह से होगा, तो सिंपली आई कैन राइट ओमेगा n बराबर रूट अंडर S बाई m, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा इंप्रोवाइज करता हूं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल केस था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये अगेन हमारा मासलेस रड है, यहां पे मास लगा देते हैं, मास m, ठीक है, और यहां पे कहीं हम लोग एक स्प्रिंग ले लेते हैं। दिस इज योर S1, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज a
दिस डिस्टेंस इज बी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, क्योंकि डिफ्लेक्शन अगर निकल गया तो आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं ना। कैसे, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए, WN बराबर आपने क्या लिखा था स्प्रिंग मास सिस्टम में, S/M, और आपको रिलेशन याद होगा, हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सॉल्व किया था, M इंटू जी बराबर S इंटू डेल्टा। तो यहां से जो है S/M रेशियो कैन बी रिटन एज G/डेल्टा। ध्यान से रखना है, S/M कैन बी रिटन एज G/डेल्टा। तो कई बार जो है S/M नहीं पता है, लेकिन अगर आपको स्टैटिक डिफ्लेक्शन पता है तो यहां से भी हम इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां पे देखना है कि स्प्रिंग तो यहां है, राइट। अब अगर इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, लेट सपोज X, या मान लेते हैं डिफ्लेक्शन डेल्टा देते हैं, तो ये स्प्रिंग भी यहां पे डिफ्लेक्ट होगा, राइट, और ये यहां पे भी होगा। तो देखिए कैसा सिचुएशन बनेगा, यहां पे समझना है ना कि कैसे सिचुएशन बनेगा। तो जरा सा गौर से अगर देखें, तो अगर मैं इसको लेट सपोज इधर मास M आ जाता है, ठीक है, डेफिनेटली ये स्प्रिंग भी कहीं ना कहीं, ये रड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। ठीक है, ये सिचुएशन अभी ऐसे था, ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ना M ना। तो यहां देखेंगे आप जो है, आपको दिस विल बी द डिफ्लेक्शन डेल्टा। ये जो डिफ्लेक्शन हुआ वो इस स्प्रिंग का हुआ। तो यहां से आप स्प्रिंग फोर्स लिख सकते हो, Fs1 बराबर S1 इंटू डेल्टा 1। ठीक है, चलिए, तो क्या ये हमारा मास डेल्टा 1 से डिफ्लेक्ट करेगा? नहीं। ध्यान से देखिए, यहां पे ये डिफ्लेक्शन हमारा कितना है, डेल्टा 1 है। ठीक है, लेकिन मास तो हमारा यहां पे लगा हुआ है, मास का पोजीशन तो यहां है, तो यहां पे डिफ्लेक्शन हमारा कुछ जो होगा वो इससे अलग होगा। क्यों? ध्यान से देखिए, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस A है ना, यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस हमारा B है। ठीक है, चलिए, तो मैं ट्रायंगल को थोड़ा अलग कर दे रहा हूं, ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखेंगे ना, दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा, दिस इज A एंड दिस इज B। तो आपको देखना है कि यहां पे जो मास में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है। तो जो मास में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस स्प्रिंग के इलोंगेट होने से हो रहा है, और यहां तो कोई स्प्रिंग है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे अगर हमको डेल्टा निकालना है तो डेल्टा क्या होगा, यहां पे आपको लगाना होगा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, डेल्टा बाय बी। ये डेल्टा लेंगे, ये पूरा लेंथ ले, ये डेल्टा, ये स्मॉल लेंथ, बराबर डेल्टा 1 बाय ए। तो यहां से आप डेल्टा निकाल सकते हो ना, डेल्टा 1 इंटू बी बाय ए। ठीक है, और डेल्टा जब निकल जाएगा तो जी बाय डेल्टा कर देंगे, रूट अंडर हमारा आ जाएगा ओमेगा। नाउ अब ये डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, तो यहां पे डिफ्लेक्शन कैसा होगा, बहुत सिंपल है, स्प्रिंग फोर्स Fs जो है वो किसके बराबर है, S1 इंटू डेल्टा 1। आई कैन राइट डेल्टा 1 बराबर स्प्रिंग फोर्स बटा S1। नाउ अब अगर लेट्स सपोज स्प्रिंग फोर्स सिस्टम में नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां पे ना ये मासलेस रड है, यहां पे mg लग रहा है, वेट इधर नीचे लग रहा है, और आप जानते हो स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा लग रहा है, ऊपर लग रहा है। डेफिनेटली ये हमारा एक ना, यहां पे मोमेंट भी बैलेंस्ड होगा, ध्यान से, चूंकि इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान से देखिए ना, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मास लग रहा है और इस दिशा में हमारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट, लेट्स सपोज O ले लेते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नेट मोमेंट अबाउट O मस्ट बी 0। ठीक है, अब चलिए, तो यहां पे क्या क्या मोमेंट लग रहा है, ध्यान से देखिए, ये सिंपल हो जाएगा, राइट। यहां पे हमारा इस दिशा में लग रहा है Fs1 और इस यहां पे हमारा mg लग रहा है। तो mg के वजह से मोमेंट क्लॉकवाइज और इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज, बोथ हैज टू बी बैलेंस, दोनों बराबर होगा। तो यहां से अगर बैलेंस कर देंगे तो आई कैन राइट mg फोर्स, दिस फोर्स डिस्टेंस कितना है b, बराबर स्प्रिंग फोर्स Fs1 इंटू दैट a। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, तो यहां से Fs1 भी हमारा निकल गया mg इंटू बी बाई ए के फॉर्म में। चलिए, तो यहां से Fs1 हमारा निकल गया, मास दिया हुआ था सिस्टम का, बाकी कुछ हमारे पास नहीं था, b बाई ए डिस्टेंस दिया है। चलिए, तो यहां से ये निकल जाएगा। चलिए, डेल्टा हमने कैसा निकाला था, बताया था, डेल्टा बराबर फॉर्मूला सिंपली Fs1 बटा S1। तो अगर इसमें मैं S1 से भागा दे दूं ना, तो आई कैन से दैट यहां से डेल्टा 1 निकल जाएगा, mg b बाई ए बाय S1। ठीक है,
चलिए इस फॉर्मूला के तहत यहां डिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है निकालना ना। यहां डिफ्लेक्शन जो स्प्रिंग का होगा तो उसका स्प्रिंग फोर्स ले लीजिए इंटू उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू वहां का डिफ्लेक्शन। चलिए यहां से डेल्टा 1 निकल गया, और अगर आपको डेल्टा 1 निकल गया फिर इसको यहां पुट कर देंगे तो यू विल गेट डेल्टा, और डेल्टा जब निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, राइट, तो हमारा निकल जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल किया है, इसमें और एडवांस हो सकता है, ठीक है। क्या एडवांस हो सकता है ये चलिए मैं आपके लिए सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूं। जो आप लोग में अच्छे स्टूडेंट होंगे जरूर घर पे इस पे सोचेंगे कि मान लेते हैं ये हमारा S1 है। चलिए यहां पे नाउ अगेन एक स्प्रिंग S2 है और अब यहां मास M1 लगा हुआ है। नाउ डिस्टेंस A, डिस्टेंस V। चलिए इसको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस में देखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताने वाला हूं, ये आपके लिए है, घर पे प्रैक्टिस करिए। चलिए इस मास का आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, क्या होगा अब देखिए यहां पे इसका तो चले जैसे हमने निकाला था डेल्टा 1 उसी तरह आप निकाल लोगे, क्लियर है, राइट। लेकिन यहां पे समझना है कि अगर ये जो डायग्राम आप देखेंगे तो यहां पे दो तरह का डिफ्लेक्शन आएगा। यहां एक डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 1 के वजह से, ठीक है। अब इस डिफ्लेक्शन के वजह से यहां पे जैसे प्रीवियसली हमने एक डेल्टा निकाला था, ठीक है, और चूंकि यहां स्प्रिंग लगा हुआ है तो यहां भी अपना एक डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 2, ठीक है। तो यहां पे जो टोटल डेल्टा होगा, थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं, एक इस डेल्टा 1 के वजह से जो यहां था दैट इज डेल्टा 1 इंटू बी बाई ए, प्लस एक यहां का जो अपना डिफ्लेक्शन होगा इस स्प्रिंग का। कैसे निकालेंगे, यहां स्प्रिंग फोर्स निकाल लीजिए, S2 से भागा दे दीजिए, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वो डेल्टा 2 आप निकाल लीजिए, दैट विल बी द टोटल डेल्टा। तो ध्यान रखना यहां दो डिफ्लेक्शन आएगा, इसे घर पे करेंगे। एक तो इसके डिफ्लेक्शन की वजह से जो अभी हमने डिस्कस किया था बिना इसके, और इसके वजह से क्या होगा तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है ना, डिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हो FS2 बटा S2 दैट इज डेल्टा 2। अब ये आपको FS2 को कन्वर्ट करना है मास में A और B। आपका आंसर जो है A, B, S1, S2, M और G इसी सब में होना चाहिए, यही वेरिएबल है। चलिए तो आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा ना। कोई बात नहीं, हम लोग इसको अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे ना। इसको आप लोग देखिए, बनाइए ना, और मैं कुछ असाइनमेंट्स अभी दूंगा तो जो वीडियो के लास्ट में आपको आएगा उसको देख के उसको सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको वाइब्रेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। एंजॉय करिए, इसी तरह खुश रहिए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।